दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय, जिसमें सबसे पहले हैं गोहिल वंश। इस वंश के प्रतापी शासक उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। गोहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गोहिल के नाम से हुआ। गोहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। अबुल फजल ने इन्हें ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित करता है, तो कर्नल जेम्स टोड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। वहीं नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया। गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ। बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा की राजधानी नागदा थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंगजी लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया। एक लिंगजी गोहिल वंश के कुलदेवता थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास ने लिखा कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु किताब था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मान मौर्य के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार C.V. वैद्य ने उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल, फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया, से करते हैं। अगले हैं जैत्र सिंह 1213 से 1253। गोहिल के ही एक वंशज जैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ अमीर मदमर्दन में मिलती है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को अमीर कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की। जैत्र सिंह के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात है 1227 में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया। और अगली है जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की। अगला है रतन सिंह 1302 से 1303 ईस्वी। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 में मौलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण राव रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा और बादल
वीर गति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजाबाद कर दिया। रतन सिंह मेवाड़ के गोइल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। राणा हमीर 1326 से 1364। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोइल वंश की स्थापना की। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाने लगे। अमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन, विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में की गई। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। महाराणा लाखा 1382 से 1421। 1382 में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश ये विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ शर्त यह थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चूड़ा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पिता कहा गया। राणा लाखा के समय जावर माइन से चांदी व सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। अगला है महाराणा मोक्कल 1421 से 1433। मोक्कल महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। 1421 में जब मोक्कल शासक बना तो अल्पायु का होने के कारण चूड़ा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। पर जब चूड़ा को लगा कि मोक्कल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है तो वह मेवाड़ को छोड़कर मांडू चला गया। 1433 में मोक्कल की जिलवाड़ी में चाचा व मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। इम्पोर्टेंट लाइन 1433 ईस्वी में मोक्कल की जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। महाराणा कुंभा 1433 से 1468। मोक्कल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। राठौड़ का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी प्रथम को परास्त कर बंदी बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी श्रृंगार देवी से कर दिया। 1456 ईस्वी में मालवा के
मोहम्मद खिलजी प्रथम गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। इस संधि में तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। 1457-58 में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनमें से सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध हैं। कविराज श्यामल दास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन था। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चौरी का मंदिर, एक लिंग जी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर बनवाए, जो अपनी विशालता एवं दक्षिण कला के कारण अद्भुत हैं। कुंभा एक विद्वान एवं विद्या अनुरागी शासक था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एक लिंग महात्म्य में से ज्ञात होता है कि वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था। संगीत राज, संगीत, मीमांसा, सूड प्रबंध इसके रचित ग्रंथ थे। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। इसके काल में कवयित्री और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज, रविराय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव व्रताचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरोधों से विभूषित किया गया। कुंभा निस्संदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्टमय रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उसके पुत्र उदा ने 1468 में उसकी हत्या कर दी। राणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी में सांगा संग्राम सिंह व उसके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल व राज सिंह चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था। इस संघर्ष में अंततः सांगा विजयी रहा, मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 में मेवाड़ का शासक बना। इस समय मालवा पर सुल्तान नसीरुद्दीन शासन कर रहा था। 1511 में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से मोहम्मद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। इस सफलता से मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया। जब वह एक तरफ से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया, अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया, जिससे मालवा एवं मेवाड़ में युद्ध हुआ। मालवा का सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा द्वारा बंदी बना लिया गया। ईडर के उत्तराधिकार का प्रश्न नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर राणा सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर
अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को न मिली। 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातौली, वर्तमान में कोटा जिले में के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। 1517 में महाराणा सांगा ने खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इसके बाद राणा की सेना ने बांडी धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कुछ किया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो राणा सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की, मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती। चूंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ, पर इससे पहले बयाना के युद्ध में फरवरी 1527 ईस्वी में उसने बाबर की सेना को पराजित किया। बयाना का युद्ध फरवरी 1527 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। तोपखाने और तुलूगमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ, उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने, जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, सांगा को विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हुई और मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल है। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह 1528 से 1531 व उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। राणा उदय सिंह 1537 से 1572 राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया। यही मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। यहाँ उसने उदय सागर झील तथा मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल भत्ता नामक 2 सेना नायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। किले की रक्षा के दौरान जयमल भत्ता वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल भत्ता की वीरता से मंत्रमुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनका हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। महाराणा प्रताप 1572 से 1597। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया। प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने 2 मार्ग थे, या तो वह अकबर की दीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने थे। फिर भी प्रताप दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। उसने अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों भीलों का एक गुट बनाया।
जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित किया। इम्पोर्टेंट लाइन है, मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। 1572 से 1576 के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल क्रमशः जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास एवं टोडरमल के नेतृत्व में भेजे, मगर महाराणा ने संधि करने में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। अतः मेवाड़ का मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा। वहां उसने मानसिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। 18 जून 1576 को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर का मानसिंह था, जबकि प्रताप की सेना के हरावल अग्रिम दस्ता का नेतृत्व हकीम का सूर कर रहा था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर जाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया। प्रताप को युद्धभूमि से दूर भेज दिया। यह युद्ध अनिर्णायक रहा। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध और जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा। अबुल फजल खमनोर का युद्ध, बदायूं गोगुंदा का युद्ध, जेम्स टोड हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए दावे मारना शुरू किया। 1576 से 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियान भेजे, किंतु अधिक सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। इस संपूर्ण घटनाक्रम को जानकारी मिलने पर प्रताप ने मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित भिजवाने के आदेश दिए। नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का यह अनुपम उदाहरण है। 1582 में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय कुंवर अमर सिंह ने वहां तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खां को भाले के एक ही वार से परलोक पहुंचा दिया। अब इसमें इम्पोर्टेंट लाइन है कि कुंवर अमर सिंह ने वहां पर तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खां को भाले के एक ही वार से परलोक पहुंचा दिया। दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। यही कारण था कि कर्नल टोड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा। 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 से 1597 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया, राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1557 को प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड के पास बारडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। प्रताप के संबंध में कर्नल टोड लिखते हैं कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य या उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली
और दिवेर मेवाड़ का मेरा है। राणा अमर सिंह 1597 से 1620। अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। शासक बनने के उपरांत उसे मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शहजादा खुर्रम शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में लूटमार एवं आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ के सामंत युद्धों से ऊब गए, उनकी जहांगीरें भी वीरान हो गई। अतः उन्होंने कौरव कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर लिया। राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा। मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंततः अंत हुआ। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से स्वयं खुश न था। उसने स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर लिया। जहांगीर के जीवन की यह एक बड़ी सफलता मानी जाती है। महाराणा राज सिंह 1652 से 80। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के लिए प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढाने के लिए 30,000 सेना के साथ शार्दुल्ला खां को भेजा। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया। मुगल सेना कंगुरे बुर्ज गिराकर लौट आई। 1658 ईस्वी में मुगल शहजादा ने उत्तराधिकार का युद्ध छेड़ा, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था। 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था। अतः महाराणा टालमटोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में उसके संबंध राज सिंह से अच्छे रहे। औरंगजेब ने उसे 6000 जात एवं सवार का मनसब भी प्रदान किया, किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, से विवाह करके राज सिंह ने 1660 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। इसके बाद 1619 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो गई। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राज प्रशस्ति झील का निर्माण करवाया। इस झील के उत्तरी किनारे पर नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। यह प्रशस्ति 25 काली संगमरमर की शिलाओं पर खुदी है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। दोस्तों, ये थे गोइल वंश और सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक, मेवाड़ के प्रमुख शासक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।